असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण को समझेंगे। अरस्तु ने कहा, वे संविधान जो पूर्ण न्याय की दृष्टि से सामान्य हित का ध्यान रखते हैं शुद्ध संविधान है। अर्थात शुद्ध संविधान कौन से हैं? जो पूर्ण न्याय की दृष्टि से सामान्य हित का ध्यान रखते हैं। और वे संविधान जो केवल शासकों के व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखते हैं विकृत संविधान है। शुद्ध संविधान के विकृत रूप हैं, या उन्हें शुद्ध संविधान के विकृत रूप कह सकते हैं। यानी अरस्तु ने इस कथन में संविधानों को शुद्ध संविधान और विकृत संविधान में बांटा है। शुद्ध संविधान कौन से हैं? जो न्याय की दृष्टि से सामान्य हित का ध्यान रखते हैं। सामान्य हित यानी जन कल्याण, जनता का हित। विकृत संविधान वो हैं जो शासकों के व्यक्तिगत हित का ध्यान रखते हैं। तो वो कौन से संविधान शुद्ध संविधान है और वो कौन से संविधान विकृत संविधान है, हम देखते हैं। पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में संविधानों का वर्गीकरण है। कई बार ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो क्लासिक बुक्स हैं, जो क्लासिक वर्क है, जैसे अरस्तु का पॉलिटिक्स है, प्लेटो का रिपब्लिक है, लॉज है, स्टेट्समैन है, या मैकियावेली के द प्रिंस है, या होब्स का लेवाइथन है, तो ये जो रचनाएं होती हैं इनका कई बार ये पूछा जाता है कि उसमें कितने चैप्टर हैं, इस चीज़ का उल्लेख कहाँ मिलता है, कौन से पार्ट में मिलता है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में संविधान का वर्गीकरण किया है और जो चौथा और छठा भाग है वहाँ उसे विस्तार से वर्णित किया है। यद्यपि अरस्तु का संविधानों का वर्गीकरण मौलिक नहीं है, क्योंकि उनके गुरु प्लेटो ने स्टेट्समैन में जो वर्गीकरण किया था उसी को ही अरस्तु ने आधार बनाया है। अरस्तु ने 158 संविधानों के अध्ययन किया और उसके अध्ययन के उपरांत ही अपने आर्ग्यूमेंट पेश किए, अपना अध्ययन का निष्कर्ष प्रस्तुत किया। अर्थात पहले ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद ही जनरलाइजेशन के नियम फॉर्मुलेट किए। अरस्तु ने संविधान के दो अर्थ बताए हैं कि राज्य के विभिन्न मनुष्यों के जीवन निर्वाह के विशेष नियमों को संविधान कहते हैं। विधान, जिससे राज्य में विभिन्न पदों का संगठन, उनकी वितरण विधि को निश्चित किया जाता है, सार्वभौम सत्ता का निर्धारण किया जाता है तथा समुदाय अथवा समस्त सदस्यों के द्वारा अंगीकार लक्ष्यों का निर्णय किया जाता है। एक अर्थ में राज्य के विभिन्न मनुष्यों के जीवन निर्वाह के विशेष नियम है संविधान, और दूसरे अर्थ में उन्होंने माना कि राज्य का विधान है जिसमें पदों का संगठन क्या हो, उन पदों का वितरण क्या हो, कैसे हो, सार्वभौम सत्ता का निर्धारण यानी वह कहाँ निवास करती है, और व्यक्ति और समुदायों के द्वारा उन व्यक्ति और समुदायों के लक्ष्य क्या हो, यह निर्धारण किया जाता है संविधान के द्वारा। तो इससे यह स्पष्ट है कि संविधान केवल और केवल कानूनी ढांचा नहीं है। संविधान यह तय करता है कि कोई समुदाय है, उसका किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह समुदाय संगठित है। वर्गीकरण के आधार। अरस्तु ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किया और अरस्तु ने दो आधारों पर यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया। पहला आधार है संख्या के आधार पर, यानी प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग, यानी सत्ता का प्रयोग कितने व्यक्ति करते हैं, एक व्यक्ति करता है या कुछ एक व्यक्ति करते हैं या बहुसंख्यक उस सत्ता का उपभोग करते हैं। इस आधार पर संविधान का वर्गीकरण किया। दूसरा उद्देश्य के आधार पर, यानी शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है। हमने देखा था कि उद्देश्य के आधार पर ही अरस्तु ने शुद्ध संविधान और विकृत संविधान बताए थे कि भी अगर सार्वजनिक हित के लिए कोई संविधान कार्य कर रहा है तो वह शुद्ध संविधान है, और शासक के हित के लिए कार्य कर रहा है तो वह विकृत संविधान है। वैसे ही शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक हित है या स्वार्थ सिद्धि है,
सार्वजनिक हित के लिए स्वाभाविक और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उन्होंने विकृत शासन प्रणाली माना। इन दोनों आधारों पर अरस्तु ने संविधानों के 6 प्रकार बताए। प्रथम आधार के आधार पर हम देखते हैं कि शासन एक व्यक्ति का है या कुछ व्यक्ति का है या अनेक व्यक्ति का है, और द्वितीय आधार पर हम देखते हैं कि शासन सत्ता का उद्देश्य क्या है। स्वाभाविक रूप अगर वह सार्वजनिक उद्देश्य, सार्वजनिक हित के लिए कार्य कर रहा है, और विकृत वह अगर शासक के हित के लिए कार्य कर रहा है। अगर एक व्यक्ति का शासन सार्वजनिक हित के लिए कार्य कर रहा है तो वह है मोनार्की यानी राजतंत्र, लेकिन वही एक व्यक्ति का शासन जब उस शासक के हित के लिए कार्य करता है तो वह बदल जाता है टायरनी में यानी निरंकुश तंत्र में। कुछ व्यक्तियों का शासन अगर वह सार्वजनिक हित को एड्रेस करता है, सार्वजनिक हित के लिए संकल्पित है, तो वह कहलाता है कुलीन तंत्र अरिस्टोक्रेसी। लेकिन अगर वह व्यक्तिगत शासक के हितों के लिए ही कार्य करता है तो वह कहलाता है वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र यानी ओलिगार्की। अनेक व्यक्तियों का शासन जिसे अगर वह सार्वजनिक हित को प्रतिबद्ध है तो वह कहलाएगा बहुतंत्र या संयत प्रजातंत्र, जिसे पोलिटी कहा अरस्तु ने। और यह अगर विकृत हो जाए तो यह बन जाएगा भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र। यहाँ हम क्या देखते हैं कि आज के समय में जो लोकतंत्र इतना रेस्पेक्टेबल है कि जो शासन प्रणालियाँ लोकतांत्रिक नहीं हैं वो भी अपने आप को लोकतांत्रिक कहती हैं और लोकतंत्र होने का ढिंढोरा पीटती है, और वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करती है कि उन पर उन जनता को और दूसरे लोगों को लोकतांत्रिक प्रतीत हो। उस शासन प्रणाली को जो आज इतना सम्मान की नज़र से देखा जाता है उसको अरस्तु ने विकृत शासन प्रणाली माना है। विकृत शासन प्रणाली वह किस शासन प्रणाली का विकृत रूप है? पॉलिटी का, प्रजातंत्र का। अब हम देखते हैं कि अरस्तु ने ये जो 6 शासन प्रणालियां मानी इनमें प्रत्येक का क्या गुणधर्म बताया है। अरस्तु के अनुसार राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। द बेस्ट सिस्टम कौन सा है? अरस्तु के अनुसार मोनार्की, क्योंकि उसमें शासक सद्गुणों से युक्त होने चाहिए, यानी ये शर्त है कि शासक सद्गुणों से युक्त होने चाहिए। यह सर्वोत्तम होने के बावजूद क्रियात्मक नहीं है, लेकिन इसे बेस्ट मानने के साथ साथ अरस्तु ने यह माना कि यह बेस्ट है फिर भी यह फंक्शनल नहीं है, क्योंकि सर्वगुण संपन्न शासक मिलना दुर्लभ है। जिस प्रकार के सर्वगुण संपन्न शासक की इमेजिनेशन या बताया गया है ऐसे शासक मिलते नहीं। दूसरा, अगर ऐसे शासक मिल भी जाएं तो चूंकि एक शासक के बाद में दूसरा शासक उसी का उत्तराधिकारी होना है, तो उस उत्तराधिकारी में तो वो गुण मिलने कतई जरूरी नहीं है, कतई संभावना नहीं है कि वो गुण उत्तराधिकारी में होंगे। तो इन 2 वजहों के कारण यह क्रियात्मक नहीं है। इस वजह से अरस्तु ने राजतंत्र की वकालत नहीं की। यद्यपि वह उन्हें बेस्ट मानते हैं लेकिन उसकी वकालत नहीं की। अतः राजतंत्र विकृत होकर निरंकुश तंत्र में परिणत हो जाता है। अरस्तु ने राजतंत्र के 5 प्रकार बताए। ये जो 5 प्रकार हैं इनकी डिटेल में जाने का हमारा विषय वस्तु नहीं है, हमारे इस लेक्चर का स्कोप नहीं है, न ही यह ग्रेजुएशन के लिए ज़रूरी है। उन्होंने जो 5 प्रकार बताए वो देख लेते हैं। स्पार्टा मॉडल का राजतंत्र, बर्बर जातियों का राजतंत्र, तानाशाही या निर्वाचित राजतंत्र, वीर युग का राजतंत्र और संपूर्ण निरपेक्ष राजतंत्र। दूसरी है निरंकुश तंत्र यानी टायरनी। यह राजतंत्र का विकृत रूप है। हमने देखा था कि मोनार्की है वह फंक्शनल नहीं है, इसलिए वह विकृत होकर टायरनी में बदल जाता है, ऐसा अरस्तु सजेस्ट करते हैं। निरंकुश तंत्र के अरस्तु ने 3 प्रकार बताए। पहला प्रकार वह है जिसमें राजा संयम का पालन करते हुए कानून के अनुसार शासन करते हैं। दूसरा, शासक धन प्राप्ति को अपना लक्ष्य बना लेते हैं। और तीसरा, शासक कानून की पूर्ण उपेक्षा कर स्वेच्छाचारी आचरण करते हैं। अगला शासन का प्रकार है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र में कुछ एक व्यक्तियों के हाथ में सत्ता
होती है और जहाँ शासन सत्ता का प्रयोग विधि के अनुसार होता है, यानी सार्वजनिक हित के अनुरूप जो विधि बनी होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। यहाँ जन्म अधिकार ही कम या अधिक मात्रा में राजनीतिक सुविधाओं की अनिवार्य शर्त है, यानी आपका किस स्कूल में जन्म हुआ है यही आपको मिलने वाली राजनीतिक सुविधाओं का निर्धारक तत्व है। केवल यह एक ऐसा शासन विधान है जिसमें अच्छे नागरिक व अच्छे व्यक्ति के गुणों में समानता होती है। कुलीन तंत्र, लोकतंत्र और धनिक तंत्र के तत्वों के मिश्रण से निर्मित विधान है, यानी इसमें लोकतंत्र और धनिक तंत्र के तत्वों का मिश्रण होता है। निर्माण में तीन तत्व स्वतंत्र जन्म, संपत्ति और योग्यता का मिश्रित होना अनिवार्य है। इसमें कानून की समुचित उपस्थिति रहती है। राजतंत्र की भांति बुद्धि, गुण तथा संस्कृति द्वारा संचालित कानून प्रिय शासन प्रणाली है। कुलीन तंत्र वंशानुगत भी हो सकते हैं और आयु आधारित भी हो सकते हैं। हमने कुलीन तंत्र में जो देखा है कि कैसे अरस्तु ने जो शुद्ध संविधानों की जो सूची है उनको बुरा नहीं माना। ऐसा नहीं है कि अरस्तु ने अपने आदर्श के पीछे बाकी सारे शासन प्रणालियों को एकदम बुराइयों का प्रतीक माना हो, ऐसा नहीं है। जैसे कुलीन तंत्र में वो बहुत सारी अच्छाइयाँ देख रहे हैं कि कुलीन तंत्र है उसमें भी विधि की समुचित उपस्थिति रहती है, उसमें लोकतंत्र और धनिक तंत्र के तत्वों का मिश्रण रहता है। ये ऐसा शासन विधान है जिसमें अच्छे नागरिक और अच्छे व्यक्तियों के गुणों में भी समानता होती है। अगला है धनिक वर्ग तंत्र या ओलिगार्की। इसमें क्या होता है कि अरिस्टोक्रेसी का यह विकृत रूप है। तो इसमें सत्ता संपत्तिशालियों के हाथ में होती है और इनकी संख्या अल्पमत में होती है, यानी सत्ता है वह किसी कुल विशेष या किसी योग्य विशेष व्यक्ति की बजाय संपत्तिशाली के हाथ में होती है, यानी सत्ता प्राप्ति का आधार है वह संपत्ति रह जाता है। अरस्तु ने राजनीतिक ढांचे और सामाजिक ढांचे के आधार पर धनिक तंत्र को 4 प्रकारों में विभाजित किया। धनिक तंत्र का सबसे बड़ा दोष आपसी फूट तथा ईर्ष्या है, यानी ओलिगार्की है वह विकृत रूप है अरिस्टोक्रेसी का, और उसका सबसे बड़ा दोष है वह उन्हीं जो शासक वर्ग हैं, विभिन्न जो वर्ग होते हैं जिनके बीच में सत्ता बंटी रहती है, उनके बीच में जो आपसी फूट है और ईर्ष्या है वही है। नेक्स्ट है शुद्ध संविधान का एक प्रकार है पॉलिटी। यह सारी जनता का शासन, जनता के हित के लिए शासन मानती है। अरस्तु मध्यम वर्गीय थे, अतः उन्होंने राजतंत्र और कुलीन तंत्र की अप्राप्यता को देखते हुए पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ माना। हमने देखा था कि उन्होंने बेस्ट राजतंत्र को माना, लेकिन इसके बावजूद राजतंत्र को फंक्शनल नहीं माना कि वह कार्यात्मक नहीं है। ये भी हमने देखा कि कुलीन तंत्र को भी उन्होंने शुद्ध संविधान का एक प्रकार माना और उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ देखी, लेकिन इन दोनों को अरस्तु अप्राप्य मानते हैं, जिन्हें हासिल नहीं किया जा सकता। और पॉलिटी यानी शुद्ध संविधान का उनका जो तीसरा प्रकार है उसे उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना। अरस्तु के अनुसार सामान्य शब्दों में पॉलिटिया 2 विधानों यानी ओलिगार्की और डेमोक्रेसी के मिश्रण को कहते हैं। पॉलिटिया संविधान के 3 रूप बताए। प्रजातंत्र और धनिक तंत्र के तत्व समान रूप से लिए जाते हैं। दोनों प्रकार के विधानों का माध्यम निकालकर उसके आधार पर कार्य किया जाता है और दोनों विधानों के तत्वों को आंशिक रूप से अपनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शासकों के निर्वाचन के लिए मतदान हो, जैसे यह धनिक तंत्र का तत्व हो गया, तथा निर्वाचन के लिए संपत्ति की कोई योग्यता ना हो, यह प्रजातंत्र का तत्व हो गया। यानी जो पॉलिटी है वह सबसे बेस्ट शासन प्रणाली है जो अरस्तु की नज़र में प्राप्य है, फिजिबल है, जिसे हासिल करना संभव है, फंक्शनल हो सकती है, कार्यात्मक है। वह शासन प्रणाली वास्तव में क्या है कि अगर हम अरस्तु के वर्गीकरण को संक्षिप्त में देखें तो ये जो पॉलिटी है शुद्ध संविधान, ये ऊपर वाले 3 शुद्ध संविधान है और ये विकृत संविधान है। यहाँ पॉलिटी हम क्या देखते हैं कि डेमोक्रेसी और ओलिगार्की का मिश्रित रूप है। यह जो मिश्रण है यह अलग अलग मात्रा में या अलग अलग आधार पर हो सकता है। इसके अरस्तु ने 3 प्रकार बताए हैं। अंतिम है प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र, डेमोक्रेसी। देखो, अरस्तु ने डेमोक्रेसी को
अयोग्य का शासन, निर्योग्य का शासन का। इस वजह से अरस्तु डेमोक्रेसी के फैन नहीं हैं, अरस्तु प्रजातंत्र के समर्थक नहीं है। अरस्तु की नज़र में जो प्रजातंत्र है वह निरपेक्ष समानता पर बल देता है। निरपेक्ष समानता हमने जो क्रांति का विचार देखा था उसमें देखा था कि कैसे जो जनतंत्रीय दृष्टिकोण है समानता का, जिसमें यह माना जाता है कि चूंकि कोई व्यक्ति हैं अगर वो एक बात पर समान है, एक चीज़ में समान है, तो उसे अन्य चीज़ों के लिए भी समान होना चाहिए। यह जो समानता का दृष्टिकोण है कि सिर्फ मनुष्यत्व के तत्व के आधार पर अगर वह समान है तो सभी और अन्य चीज़ों में उन्हें समान माना जाना चाहिए, भले ही वो अधिकार हैं, संपत्ति हैं। तो यह जो दृष्टिकोण है यह अरस्तु के लिए स्वीकार्य नहीं है। स्वतंत्रता के आधार पर सब नागरिकों को समान अधिकार देना, इन दोनों पर जो बल है अरस्तु ये कहते हैं कि उससे उच्च श्रृंखलता और अराजकता आ जाती है और नागरिक जीवन मुश्किल हो जाता है। निरपेक्ष समानता पर और सभी व्यक्तियों के समान अधिकार और स्वतंत्रता पर। अरस्तु ने प्रजातंत्र के बारे में भ्रांति कि प्रजातंत्र बहुसंख्यक का शासन है, इसे दूर करने का प्रयास किया। अरस्तु ने कहा प्रजातंत्र तभी है जब यह बहुसंख्यक निर्धन हो। अरस्तु ने कहा कि प्रजातंत्र का तात्पर्य ये नहीं है कि रूल बाई मैनी, ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यक का शासन होना ही लोकतंत्र का परिभाषा है। यह बहुसंख्यक निर्धन होना चाहिए। अगर बहुसंख्यक अमीर है, अगर बहुसंख्यक धनिक है और सत्ता उनके हाथ में है तो वह लोकतंत्र नहीं हो सकता। प्रजातंत्र का दो आधारों पर वर्गीकरण किया, राजनीतिक स्वरूप और सामाजिक स्वरूप पर। राजनीतिक स्वरूप के आधार पर उन्होंने 5 प्रकार बताए, जिसमें धनी निर्धन सभी के अधिकार बराबर हों। राजकीय पद संपत्ति की योग्यता के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। श्रेष्ठ वंश के व्यक्ति ही राजकीय पद प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। प्रत्येक नागरिक बिना किसी भेदभाव के राजकीय पद प्राप्ति का अधिकारी होता है। कानून की सर्वोच्चता होती है। शासन कानून का नहीं होता बल्कि जनता का होता है और यह स्थिति डेमोगोग को पैदा करती है। लोकतंत्र भीड़तंत्र बन जाता है और प्रभावशाली नेता अपने करिश्मे से जनता को खुश करके अपनी मुट्ठी में लेते हैं। ये जो राजनीति के आधार पर अरस्तु ने लोकतंत्र का वर्गीकरण किया कि ऐसे ऐसे ये 5 प्रकार के वर्गीकरण संभव हैं। सामाजिक ढांचे पर उन्होंने लोकतंत्र को 4 प्रकारों में बांटा। शासन सत्ता कृषकों के हाथ में होती है, उनके पास समय नहीं होता, अतः कानून को सर्वोपरि बना देते हैं और राज्य के कार्यों की देखरेख योग्य व्यक्तियों को सौंप देते हैं। दूसरा प्रकार है जन्म आधारित, यानी उच्च कुल में पैदा होना जरूरी है सत्ता में भागीदारी के लिए। तीसरा है स्वतंत्र जन्म लेने वाला ही भागीदार हो सकता है। और अंतिम है सबको सरकार में हाथ बांटने का अधिकार होता है। संख्या पर जोर दिया जाता है। कानून की सार्वभौमिकता नहीं होती है। राज्य की बागडोर जनसाधारण के हाथ में होती है। इन क्रक्स हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने लोकतंत्र को अच्छा नहीं माना क्योंकि उसमें अयोग्य का शासन होता है, और लोकतंत्र जो निरपेक्ष समानता और सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर जो बल देता है उससे उच्च श्रृंखलता और अराजकता की संभावना बढ़ जाती है। अरस्तु ने न केवल संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया बल्कि इन संविधानों के मध्य एक चक्रीय परिवर्तन की बात भी की कि जो चक्रीय परिवर्तन होता है वह कैसे कैसे होता है वो देखते हैं। संविधानों के वर्गीकरण के साथ राजनीतिक परिवर्तन, यह संविधानों का चक्रीय परिवर्तन एक तरीके से क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट का तरीका बता रहे हैं अरस्तु कि कैसे कैसे होता है। इसे साइक्लिक थियरी ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है कि जिस प्रकार ऋतुएं स्वाभाविक रूप से बदलती है उसी प्रकार शासनों में भी बदलाव आता है। सर्वश्रेष्ठ शासन कौन सा होता है, राजतंत्र। अरस्तु ने सर्वश्रेष्ठ शासन राजतंत्र माना लेकिन उसे फंक्शनल नहीं माना। तो अरस्तु कहते हैं कि राजतंत्र में जब राजा जनहित से मुंह मोड़कर स्वहित सिद्धि में लिप्त हो जाते हैं तब निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। यानी राजतंत्र मोनार्की टायरनी में कब बदल जाता है, जब राजा जनहित से मुंह मोड़कर स्वहित सिद्धि में लिप्त हो जाते हैं। निरंकुश तंत्र में शासन के अत्याचारों से पीड़ित होकर अच्छे और योग्य व्यक्ति कुलीन तंत्र की स्थापना करते हैं। ये जो टायरनी है
इससे भी लोग पीड़ित हो जाते हैं और उनमें से अच्छे व्यक्ति निकलकर कुलीन तंत्र की स्थापना करते हैं, अरिस्टोक्रेसी की स्थापना करते हैं। लेकिन कुलीन तंत्र में भी इन शासकों के सद्गुण सत्ता प्राप्ति के बाद, जैसे ही सत्ता प्राप्त होती है, सत्ता प्राप्ति के बाद इन व्यक्तियों के गुण अदृश्य होने लगते हैं और यह परिणाम स्वरूप अरिस्टोक्रेसी ओलिगार्की में बदल जाती है, धनिक तंत्र में बदल जाती है ओलिगार्की। धनिक तंत्र अपने स्वभाव के अनुसार जनता का शोषण करता है, क्योंकि विकृत शासन प्रणाली है तो स्वाभाविक रूप से जनता का शोषण करेगा और जनता बगावत कर देती है और पॉलिटी की स्थापना होती है, यानी ओलिगार्की पॉलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। समय की गति के साथ पॉलिटी का रूप प्रदूषित हो जाता है और प्रभावशाली नेता भीड़ के हितों पर जोर देने लग जाते हैं, यानी डेमोगोग हावी हो जाते हैं और भीड़ तंत्र यानी प्रजातंत्र की स्थापना होती है और यह निकृष्टतम रूप है डेमोक्रेसी। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे सबसे जो शुद्ध रूप और सबसे बेस्ट उनका मोनार्की है, फिर इसका विकृत रूप टायरनी है, फिर टायरनी से दूसरा शुद्ध रूप अरिस्टोक्रेसी स्थापित होता है और फिर यह अरिस्टोक्रेसी विकृत शासन प्रणाली ओलिगार्की में बदल जाता है, फिर यह ओलिगार्की तीसरा जो शुद्ध रूप है पॉलिटी उसमें कन्वर्ट होता है और फिर यह डेमोगोग की भूमिका से वाग्वीरों के रोल से यह निकृष्टतम रूप डेमोक्रेसी में कन्वर्ट होने की वकालत अरस्तु ने की। ये जो संविधानों का वर्गीकरण है और ये जो चक्रीय क्रम है, यह भी इसकी भी आलोचना होती है। हम देखते हैं कि अरस्तु के संविधानों की वर्गीकरण की आलोचना किस आधार पर होती है। सिनक्लेयर ने कहा कि अरस्तु के वर्गीकरण की कोई व्यवहारिक उपयोगिता नहीं है, क्योंकि उसने अपना वर्गीकरण संविधानों के व्यवहारिक पक्ष के आधार पर नहीं किया है। बर्गेस ने कहा अरस्तु के संविधानों का वर्गीकरण आध्यात्मिक है, संख्यात्मक नहीं। सिले ने कहा अरस्तु ने अपने समय के नगर राज्यों का वर्गीकरण किया है, जिसे आज के राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय और भीमकाय राज्यों का वर्गीकरण करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये जो चुनिंदा राजनीतिक वैज्ञानिकों के जो कथन होते हैं, ये एक तरीके से किसी महान हस्ती या किसी महान व्यक्ति के जो कार्य है उस कार्य का मूल्यांकन है, उस कार्य पर उनके द्वारा जो वर्क किया जाता है उसका निष्कर्ष है, क्रक्स है। तो यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने कहा कि अरस्तु के संविधानों का वर्गीकरण आध्यात्मिक है, संख्यात्मक नहीं। तो उत्तर होगा बर्गेस। सरकारों का वर्गीकरण है, पहली आलोचना है कि अरस्तु का जो वर्गीकरण है वह सरकारों का वर्गीकरण है, राज्यों का नहीं। यह आलोचना गार्नर की है कि अरस्तु ने राज्य और सरकार में भेद नहीं किया। देखिए इस टाइप की जो आलोचनाएं होती हैं, हर आलोचना बहुत ज़्यादा सब्सटेंस लिए हुए नहीं होती, क्योंकि ये जो राज्य और सरकार का भेद है, यह भेद ही आधुनिक समय में होना शुरू हुआ है। तो उस समय कैसे अरस्तु राज्य और शासन में भेद करते। मौलिकता का भाव है, यह आलोचना जेन्युइन है, क्योंकि अरस्तु से पहले प्लेटो स्टेट्समैन में संविधानों का वर्गीकरण कर चुके थे और अरस्तु ने उसी को आधार बनाया है। प्लेटो ने संवैधानिक प्रजातंत्र के स्थान पर अरस्तु ने पॉलिटी और प्लेटो के प्रजातंत्र के स्थान पर अरस्तु ने भीड़ तंत्र को स्थान दिया। प्लेटो के वर्गीकरण का आधार उत्तमता और संख्या को बनाया और अरस्तु ने उसे आर्थिक तत्व भी जोड़ दिया। यानी आलोचना है उसके उनको आधार बनाया, लेकिन फिर भी कुछ मौलिकता अरस्तु ने दिखाई है। संविधान, राज्य और शासन शब्दों में अंतर का अभाव है, यह आलोचना भी उतनी गहरी गंभीर नहीं है, क्योंकि यह अंतर भी आधुनिक समय में होना शुरू हुआ। अवैज्ञानिक तथा संख्यावाचक वर्गीकरण है। संख्यावाचक वर्गीकरण अवैज्ञानिक इस सेंस में है कि यह तय करना कि कब वह कई व्यक्तियों का शासन होता है और कब वह बहुसंख्यक का शासन हो जाता है। गार्नर ने कहा यह किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं है, जिसके अनुसार सरकारों में परस्पर आधारभूत विशेषताओं तथा संगठन के रूप में संबंधित भिन्नता स्थापित की जा सके। प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं मिला, यह आधुनिक समय की आलोचना है एक तरीके से, कि जो आज के समय में इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है उसको अरस्तु ने सबसे निकृष्टतम रूप माना। यह वर्गीकरण आधुनिक राज्यों पर सही नहीं उतरता। परिवर्तन चक्र त्रुटिपूर्ण है, कहने का तात्पर्य कि ऐसा ही होगा, ऐसा सही नहीं है और ऐसा हुआ भी नहीं है। राजतंत्र का काल्पनिक चित्रण है कि जो राजतंत्र है उसको अरस्तु ने कुछ ज़्यादा ही अच्छा बताया है, ऐसा नहीं है। इतनी आलोचनाओं के बावजूद
ऐसा नहीं है कि अरस्तु का वर्गीकरण है वह महत्वपूर्ण नहीं है, उसका बहुत महत्व है, उसका आज भी आधुनिक राजनीति विज्ञान पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। यह वर्गीकरण पहला व्यवस्थित वर्गीकरण था, यानी अरस्तु से पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था। अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उस संविधानों के अध्ययन के आधार पर उन्होंने यह संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। पोलिबियस, सिसरो, मैकियावेली, बोंदा, होब्स, लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू तथा अन्य आधुनिक विचारक मैरियट ने इस वर्गीकरण को आधार बनाया। यानी इतना महत्वपूर्ण है कि आप देखते हैं कि कालांतर में 10 यूँ पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिनका अपना अमूल्य योगदान है राजनीति विज्ञान को, उन्होंने अपने संविधानों के वर्गीकरण में अरस्तु के वर्गीकरण को आधार बनाया। पोलिबियस ने अरस्तु की तर्ज पर 3 विशुद्ध और 3 विकृत रूप माने थे। तो ये था अरस्तु के संविधान का वर्गीकरण, संविधान का चक्रीय क्रम, उसकी आलोचनाएं और उनका महत्व। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।